जैसे कि पिछले पीरियड में अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा था कि उसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक राइबोस शुगर होता है, या तो राइबोस होता है या डीऑक्सीराइबोस होता है, और एक फॉस्फेट होता है। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर और फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट यहाँ से अलग हो जाए तो ये बच जाएगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। फर्क यहाँ पर स्पेलिंग में टी और एस का है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर फॉस्फेट नहीं हो तो न्यूक्लियोसाइड होगा, फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हो जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ये जो होता है, ये यहाँ पर एक विशेष बात ये देखो, ये जो फॉस्फेट जो होती है तो बैकबोन होती है। ठीक है, ये फॉस्फेट की बैकबोन बनती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ये है तीसरा कार्बन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये थर्ड कार्बन के ये ऑक्सीजन जो है इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से लूज करके दूसरे वाले के साथ, यानी नेक्स्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके फॉस्फेट के साथ ये आकर के अटैच। तो इस प्रकार से ये 3 to 5 डायरेक्शन में चलता है। इसको ऐसे समझो, 3 to 5 का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड में जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर का तीसरा यानी थर्ड कार्बन का जो OH ग्रुप है वो फॉस्फेट से कनेक्ट होता है। फिर अगले वाला जो होता है, यानी कि अगला न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसका पांचवा कार्बन होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसलिए इसको 5 to 3 डायरेक्शन कहते हैं, है ना। तो ये कहलाता है 5 to 3 डायरेक्शन जो बनता है, और एक के बाद एक ये चेन बनती चली जाती है। अब जरा देखो यहाँ पर, यहाँ समझो इसको कैसे होता है। ये ATP था, उसमें से दो फॉस्फेट निकल के उसको छोड़ दें अपन, ये फॉस्फेट बैकबोन बची, है ना। अब इसमें ये देखो कि यहाँ पर ये वाला फिफ्थ कार्बन है, ये वाला, इस फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा है, ये फिफ्थ हुआ। ठीक है, इसके बाद ये वाला है थर्ड कार्बन, इस थर्ड कार्बन से आकर के ये वाला जो है ये आके यहाँ अटैच होगा, इस फॉस्फेट से अटैच होगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये इसके थर्ड वाले इससे अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा। तो ये 5, ये वाला 5 हुआ, अगला वाला 3 होगा, फिर अगला ये वाला 5, ये 5 से जुड़ेगा, ये अगला वाला 3 होगा। इसलिए इसको कहते हैं 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ ऐसे, तो ये 5 to 3 कैसे हुआ, ये 5 दिखा रहे हैं यहाँ पर हम, ये 3 दिखा रहे हैं। इसमें से पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो पांचवें कार्बन से यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ेगा। इसके बाद जो अगला वाला जो होगा ये अगले वाले से अपने तीसरे वाले से, यहाँ से तीसरे वाले से ये फॉस्फेट से जुड़ेगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड पूरा एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा वाला ये वाला है, यानी एक फॉस्फेट एक शुगर एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट एक शुगर नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फेट एक शुगर नाइट्रोजनस बेस। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये एक एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से यहाँ पर 4 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ठीक है, जिसमें से 2 प्यूरिन है। प्यूरिन हमेशा क्या होता है, डबल साइक्लिक होता है, और पायरिमिडीन जो होता है वो हमेशा सिंगल साइक्लिक होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पांचवें कार्बन से पहला वाला न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो फिफ्थ कार्बन वाला होता है, वो अगले वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उससे अपने थर्ड कार्बन से ये फॉस्फेट के द्वारा कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला बनती चली जाती है, ये कहलाती है 5 to 3। ठीक है, यहाँ पर जो वो थी रोजलिन फ्रैंकलिन जो थी, उसने वो और मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे के क्रिस्टलोग्राफी से अपना ये बताया कि ये इस प्रकार जो वो होता है DNA का जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, डबल हेलिक्स होता है, यानी एक ये सिंगल इस तरफ होता है, दूसरा इस तरफ होता है, दोनों इस प्रकार से ऐसे कनेक्ट होती है, इस प्रकार से कनेक्ट। ये पूरा एक एक दो तीन चार चार, ये वाला एक ये बना हुआ है, ये दूसरा वाला ये है, ये दोनों इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होते हैं। जिसके द्वारा ये कनेक्ट होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड यदि ना होता तो अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे पहला एग्जांपल आपको बताता हूं मैं हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो एग्जांपल क्या है,
वो है पानी। H2O, H2O एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। H2O एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है ना, जिसमें क्या होता है, इस H2O के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में ऐसे कनेक्ट, ये इस प्रकार से तीनों कनेक्ट हुए, तीन हो गए H2O। अब ये तीनों कनेक्ट हो गए, अब इसके बाद दूसरे किसी मॉलिक्यूल से कनेक्ट होने की इनके पास कोई जगह ही नहीं बची। तो जो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ जिस बॉन्ड के द्वारा, एक्स्ट्रा बॉन्ड के द्वारा जो जुड़ता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होती है, एक के बाद एक के बाद एक जो होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, ये जो दोनों हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, इसमें जो हमेशा जो जो अटैचमेंट होता है उसमें प्यूरिन का हमेशा पायरिमिडिन के साथ होता है, पायरिमिडिन का हमेशा प्यूरिन के साथ होता है। एक बात। दूसरी एक विशेष बात यह है कि एडिनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ कनेक्ट होता है, और साइटोसिन जो होता है वो हमेशा एडिनिन थाइमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ होता है। ठीक है, तो इसमें जब भी ये जो चेन होती है, जो सिंगल हेलिक्स जो होता है, एक स्ट्रैंड जो होता है, उसमें जो क्रम होता है, दूसरा क्रम, दूसरा जो उसका जो दूसरी जो चेन होती है वो हमेशा क्या होती है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन। कॉम्प्लीमेंट्री चेन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री चेन का मतलब होता है कि अगर इस और एडिनिन है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, वहां पर थाइमिन होगा। कॉपी नहीं होगी, हमेशा याद रखना। क्या होगा? हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेस है वो होगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा। ये एडिनिन है तो थाइमिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, थाइमिन है तो एडिनिन होगा, और ग्वानिन है तो साइटोसिन। ठीक है, इसलिए चारगाफ ने एक रूल दिया था, जो चारगाफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग कहलाता है। इसके अनुसार ये क्या कहा था उसने कि ये जो होता है किसी भी सेल में, जो एडिनिन की मात्रा और मतलब चारों इसकी जो मात्रा होती है, एडिनिन की मात्रा ग्वानिन के इक्वल होती है, एडिनिन की मात्रा थाइमिन की इक्वल होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की इक्वल होती है। यानी ए इज इक्वल टू टी, सी इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए और टी हमेशा क्या होंगे, एक बराबर मात्रा में होंगे, सी और जी हमेशा एक बराबर मात्रा में होंगी। ये है चारगाफ रूल। ठीक है, ए प्लस टी अनुपात सी प्लस जी इज इक्वल टू 1, ये इसका क्या होता है, फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो ये कनेक्शन कैसे होता है इनका। देखो जैसे यहाँ पर ये है एडिनिन, एडिनिन में ये जो होता है, हाँ ये वाला, देखो ये वाला पहला कार्बन, ये पहला नाइट्रोजन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, छठवें पे यहाँ पर NH2 जुड़ा होता है। तो ये जो NH2 जो होता है, NH2 का हाइड्रोजन, इस NH2 का हाइड्रोजन, ये मतलब इस एमाइड का हाइड्रोजन और इस एमाइड का हाइड्रोजन, ये दोनों जो होते हैं, ये इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और इस एमाइड का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, ये वाला, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, और ये वाला इसके साथ, ये दोनों क्या करते हैं, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसको टूटने के लिए कम से कम 80 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए पानी जो उबलता है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो H2O मॉलिक्यूल होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है ना। पानी जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होकर के H2O बनता है 100 डिग्री पे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट है ना। जो एनिलिंग होती है, जब डीएनए की एनिलिंग करते हैं ना, जब उसको टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये स्टैंड दोनों अलग हो जाते हैं।
ठीक है। वैसे ही अमोनिया जो होता है, लिक्विड अमोनिया भी हाइड्रोजन के द्वारा, तो वो लिक्विड होता है, अन्यथा वो गैस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं ये OH और ये NH के द्वारा जुड़े होते हैं। वैसे साइटोसिन और गुआनिन जो होते हैं उसमें यहाँ देखो ये OH के द्वारा, ये NH के द्वारा और ये NH, ये OH के द्वारा, ये यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ 3 बॉन्ड के द्वारा। तो A और T जो होते हैं वो डबल बॉन्ड के द्वारा, C और G जो होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं और एक लेडर जैसी संरचना बनती है। लेडर जैसी संरचना यानी कि जैसे ये वाली संरचना देखो, यहाँ पर ये एक सीढ़ी जैसी संरचना बन रही है और ये इस प्रकार से DNA का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर अब मैं तुमको थोड़ा सा एक वो दिखाता हूँ, एक टेबल दिखाता हूँ। इस टेबल में ये दिखाया है कि अलग अलग जीवों में A, E, C और G की मात्रा वो कितने परसेंट होती है। जैसे ह्यूमन में एडिनिन जो होता है 31% के लगभग होता है, थाइमिन जो होता है 29.4 के आसपास होता है, गुआनिन 19.9 होता है और साइटोसिन 19.8 होता है। ठीक है। ऐसे ही तुम देखोगे, अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि किसी में भी देख लो थोड़ा थोड़ा 1% का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, है ना। तो सवाल ये उठता है कि जब चारगाफ रूल ये बोलता है कि एडिनिन की मात्रा हमेशा गुआनिन के बराबर होगी, ऐसा क्यों, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कितने का अंतर दिख रहा है, 0.5 का अंतर दिख रहा है, 0.5 से ज्यादा ही अंतर दिख रहा है। यहाँ पर 0.15 का अंतर दिख रहा है, 1.5% का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो इतना डिफरेंस बहुत होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है। 0.0 के बाद 6 जीरो के बाद एक, अगर इतना होता है यानी 0.0000000 और 1, इस लेवल पे दो व्यक्ति, दो सगे भाई, ठीक है ना, राम और श्याम जो होते हैं एक दूसरे से अलग दिखते हैं इस लेवल पे अंतर होने पर। तो यहाँ पर तो 1.5% का अंतर दिखता है, ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब ये, इसका कारण, मुख्य कारण ये होता है कि पूरा का पूरा सारा DNA जो होता है या पूरा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल कोडिंग या प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला नहीं होता, सारा जीन का नहीं बना। उसमें से जितनी मात्रा में जीन होता है, जीन में जितनी मात्रा में DNA होता है, उस DNA में, जीन में A और T की मात्रा और C और G की मात्रा इक्वल होती है। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा जो DNA जो होता है वो रिपीटेटिव DNA होता है, यानी पॉली A की चेन होती है, बहुत सारी पॉली U की चेन होती है, बहुत सारी पॉली T की चेन होती है, बहुत सारी पॉली C की चेन होती है। ये जो होते हैं ये जीन को कैपिंग का काम करते हैं। जैसे पॉली A की जो चेन होती है वो किसी भी जीन के दोनों ओर, मतलब आगे और पीछे दोनों ओर ये कैपिंग का काम करती है, उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अंतर के कारण क्या होता है कि ये जो होता है जो होता है DNA जो होता है उसमें, इस DNA में इनकी मात्रा में अंतर आता है। ठीक है। अब यहाँ DNA का स्ट्रक्चर देखें, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो वो होता है कॉइल्ड, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसा मैंने बताया था यहाँ पर ये है एक न्यूक्लियोटाइड एडेनिन का, ये एक न्यूक्लियोटाइड थाइमिन का, ये एक न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन का, ये एक न्यूक्लियोटाइड गुआनिन का। ये पहले पूरी एक चेन बनती है जिसको बोलते हैं पॉलीमर चेन, है ना, पॉली DNA चेन। ठीक है। इसके बाद इस तरफ भी चेन बनती है। तो अब इसमें देखो हमेशा यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, क्या क्या होगा, ये इधर 5 to 3 डायरेक्शन, यहाँ भी 5 to 3 ही होगा लेकिन इधर से होगा, इसलिए इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। ये ऐसा होगा, कभी भी ऐसे पैरेलल नहीं होगा, ऐसे पैरेलल कभी नहीं, ये हमेशा कैसे होगा, ऐसा पैरेलल, ऐसे पैरेलल। ठीक है। कभी भी दो ऐसे, दो ऐसे एक दूसरे के साथ वाले पैरेलल नहीं, ये हमेशा एंटी पैरेलल। ठीक है। एक का मुंह इधर होगा तो एक का मुंह इधर होगा, यानी एक का एंड, एक का सिरा 5 एंड इस तरफ होगा, दूसरे का 5 एंड इस तरफ होगा। ये क्यों ऐसा होगा, उसका कारण ये है कि ये अगर ऐसा नहीं होगा तो इनमें बॉन्डिंग नहीं होगी। ये एच के सामने ये एच आ जाएगा, ये दोनों एच क्या होंगे, आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी होगा, ये एच के सामने ये एच आ जाएगा, ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे। अगर इसका उल्टा हो गया तो ठीक। दूसरी बात, अगर इसको आप बनाना चाहो, अगर इसको भी आप 5 to 3 और इसको भी 5 to 3 बनाना चाहो तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, केवल एक बनेगा, दूसरा बनेगा ही नहीं। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो है ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें फॉस्फेट जो है वो 5 एंड से जुड़ा हुआ है, इसके दूसरे सिरे पे जो फॉस्फेट होगा वो इसके 3 एंड से जुड़ा होगा, ये 5 और 3 एंड से जुड़ा होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इस प्रकार से एंटी पैरेलल दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल
इस एंटीपिरल में इस फॉस्फेट से इस फॉस्फेट की जो दूरी होती है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, यानी 2 nm की, यहाँ से यहाँ तक की। यानी इसकी जो बेस होता है ये फॉस्फेट जो बैकबोन होती है, ये फॉस्फेट बैकबोन का डिस्टेंस जो होता है वो 2 nm या 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें एक पेन देना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो दो ये और ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के जो बीच का डिस्टेंस होता है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 nm होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस डीएनए के एक, यानी कि यहाँ से लेकर के, अगर हम यहाँ से ले तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो उसके न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है, ये संख्या कितनी होती है, लगभग ऑन एवरेज 10, याद रखना 10 कंप्लीट नहीं, कभी 10 से कम हो सकती है, 10 से ज्यादा भी हो सकती है। अलग अलग प्रकार के डीएनए में अलग अलग होती है। जैसे बी डीएनए में एवरेज 10 होती है, ए डीएनए में उससे थोड़ी कम होती है, जेड डीएनए में उससे और कम होती है, सी डीएनए डी डीएनए में उससे ज्यादा होती है, 12 के आसपास होती है एवरेज संख्या ना। ठीक है, तो ये जो होता है इसका जो डिफरेंस होता है, ये यहाँ से डिस्टेंस जो होता है, एक साइकिल का डिस्टेंस होता है 334 एंगस्ट्रॉम या 3.4 nm। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है एक डीएनए का स्ट्रक्चर। इस डीएनए को डबल हेलिक्स डीएनए होता है, इसको मेसेल्सन और स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करके दिखाया था, इसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है कि मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है, यानी दो फॉस्फेट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो बराबर है, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर ये दो पेन रखिए। ठीक है, अब इस दो पेन में देखो आपको क्रॉस दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये क्रॉस को अगर मैं ऐसा गोल घुमाऊं तो आप देखोगे यहाँ पर ये ऐसा दोनों में डिस्टेंस है, फिर मैं इसको घुमा के सामने आया तो ये ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्टेंस दोनों के बीच में बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है इसलिए ये हमको ऐसा दिखाई देता है। कैसे, ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर अच्छे दिखाई देता है। मैं अभी आपको इसके लिए एक वीडियो दिखा करके भी समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद ये जो डीएनए जो है ये कैसे सिद्ध हुआ कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट थे। वो एक्सपेरिमेंट थे कौन कौन से, एक तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, दूसरा एक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, दूसरा एवरी मैकलायड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट था, और तीसरा हार्शे-चेस का एक्सपेरिमेंट था। तीनों को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो था उसके ऊपर उन्होंने ये किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली। ठीक है, एक SS थी, एक R थी। ठीक है, तो इनको उसने लैब में कल्चर किया, और कल्चर करने के बाद उनको उसने आगे देखते यहाँ देखो ये S और R, तो S जो थे वो वीरुलेंट थे। ठीक है, और R जो थे वो नॉन वीरुलेंट थे। तो इसमें इसने क्या किया कि S जो वो थे वीरुलेंट जो थे, यानी कि जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते थे, इसको इसने यहाँ पर क्या किया, उसने वो कर दिया, इंजेक्ट किया माइस के ऊपर में। तो ये जो थे इन्फेक्शन हुआ और ये माइस मर गए। इसके बाद इसने क्या किया कि नॉन वीरुलेंट थे, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनमें इनका डीएनए निकाल दिया गया था, और इनको यहाँ पर इसने क्या किया, इंजेक्ट किया। तो इंजेक्ट करने से क्या हुआ कि ये जो माउस जो था वो जीवित रहा। ठीक है, इसके बाद उसने फिर से क्या किया कि जो इसको जो वो था हीट से उसने इसको क्या किया कि गरम किया, और गरम करने के बाद मतलब उनको उनके जो वो था पावर को कम कर दिया, खत्म कर दिया, और स्मूथ स्ट्रेन जो था जो कि नॉन इन्फेक्टिव था उसको उसने इस पे क्या किया कि माइस के ऊपर इसको इंजेक्ट किया। तो क्या हुआ कि माइस जो था वो जीवित रहा। क्यों जीवित रहा, क्योंकि ये इन्फेक्शन करने में अक्षम था। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या किया कि कुछ यहाँ पर हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, क्योंकि एस स्ट्रेन देखो क्या कर सकता है, एस स्ट्रेन इन्फेक्शन कर सकता है जिससे माइस डाइड हो जाता है। ठीक है,
आर स्ट्रेन जो था वो इससे माइस डाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो जो वो थे जिनसे मतलब इन्फेक्शन हो सकता था एस वेरिएंट, उसको उसने हिट किल किया, यानी कि डीएनए को उसके डिनेचर्ड कर दिया, और उसके बाद उसको क्या किया, डीएनए को डिनेचर्ड करके उसको इंजेक्ट किया, तो माइस जो था वो जीवित रहा। ठीक है, अब उसके बाद उसने यहाँ पर एक और काम क्या किया कि ये जो एस वीरुलेंट थे जो इन्फेक्शन कर सकते थे, ध्यान रखना, अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एस वीरुलेंट इन्फेक्शन कर सकते थे, उसको हीट किल कर दिया, यानी कि अब वो इन्फेक्शन नहीं कर सकते। जो आर जो थे, जो कि नॉन वीरुलेंट थे, वो स्ट्रेन को वो भी इन्फेक्शन नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो अब ये जब दोनों, इन दोनों को, जो कि दोनों, जिससे कि जो दोनों इन्फेक्शन करने में अक्षम है, उन दोनों को मिक्स करके जब इसको माइस को इंजेक्ट किया गया, तो ये माइस जो थी उनकी डेथ। उसका कारण ये था कि ये जो थे ये इन्फेक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन इनमें डीएनए था। ये डीएनए जो थे वो ये नॉन इन्फेक्टेड जो हीट किल्ड थे उनके साथ अटैच होकर के, उनके साथ अपना डीएनए शेयर करके क्या कर दिया, या इन्होंने अपना डीएनए शेयर करके इसको इन्फेक्शन कॉज कर दिया। ठीक है, तो ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 1928 का एक्सपेरिमेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। इसने सबसे पहले ये बताया कि डीएनए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। इसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट था एवरी मैक्लायड और मैककार्टी का 1944 में। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया था, देखें यहाँ भी उसने वही किया, थोड़ा सा यहाँ पर उसने क्या किया कि पॉलीसेकेराइड चेन थी इसकी, यहाँ पर जो वो थे बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया उन्होंने लिया, और ये बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया कि यहाँ भी वही एस और आर वाला सिस्टम लिया उन्होंने। यहाँ पर ये किया कि जो वो थे बैक्टीरिया थे, उनकी पॉलीसेकेराइड जो थी, बाहर का जो कोट था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद उसको क्या किया, माइस को क्या किया, इन्फेक्ट किया, तो इंजेक्ट किया, तो ये माइस जो था उसकी डेथ हो गई। दूसरे में उन्होंने क्या किया कि लिपिड को डिस्ट्रॉय किया, तब भी माइस की डेथ हो गई। तीसरे में उन्होंने क्या किया कि आरएनए को डिस्ट्रॉय किया, तब भी माउस की डेथ हो गई। और चौथे में क्या किया कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करके उसको इंजेक्ट किया, तब भी माउस जो चूहे थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, यानी कि ये जो चारों प्रकार के जो बैक्टीरिया थे, जिनमें किसी में बाउटर जो पॉलीसेकेराइड कोट को, या लिपिड कोट को, या आरएनए को, या प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वो इन्फेक्शन करने में सक्षम थे। ठीक है, लेकिन जब उसका डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के बाद चूहे को इंजेक्ट किया गया, तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और ये जो माइस जो था वो सरवाइव किया, उसकी डेथ नहीं हुई। इससे ये सिद्ध हुआ कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, और ये जो डीएनए जो होता है यही डिसीज कॉज करने के लिए, यानी बैक्टीरिया जो थे उसमें ये अपने स्ट्रेन बनाने के लिए, अपनी कॉपी बनाने के लिए ये सक्षम थे, बाकी इनसे नहीं हो रहा था। ठीक है, क्लियर है। तीसरा जो था हार्शे और चेज का था, ये 1952 में अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने किया था। इन्होंने जो वो था बैक्टीरियोफेज जो था, उस बैक्टीरियोफेज को इसके ऊपर इन्होंने लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया था कि बैक्टीरियोफेज जिस प्रकार से यहाँ पर चूहे को उन्होंने किया, वहां पर चूहे के स्थान पर उन्होंने बैक्टीरिया को लिया, और जिस प्रकार लोगों ने बैक्टीरिया को लिया था, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया के स्थान पर बैक्टीरियोफेज को लिया। ये जो फेज बैक्टीरिया थे, ये फेज बैक्टीरिया जो एस्चेरिचिया कोली जो वो था, एस्चेरिचिया कोली जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये उन्होंने करके दिखाया। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जो वो था, इनका जो जेनेटिक मटेरियल था, उस जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने क्या किया कि जो जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक जो फास्फोरस P32 था उसको उन्होंने टैग कर दिया किसका, डीएनए, और जो दूसरी जो वो थी उसकी जो प्रोटीन कोड थी उसके सल्फर को उन्होंने टैग किया। ठीक है ना, हार्शे और चेज ने क्या किया कि अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है क्या जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए या आरएनए होता है, दूसरा होता है उसका बाहर का
प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में जो कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जैसे सिस्टीन, सिस्टाइन, प्रोलीन, जो क्या होते हैं, जो एस यानी सल्फर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया T2 थे, T2 की क्या है वो वायरस है, उनके एक के सल्फर को और एक के फास्फोरस को उन्होंने टैग किया। टैग करने से ये हुआ कि सल्फर टैग हुआ तो वो किस में हुआ, उसके प्रोटीन कोड में हुआ। फास्फोरस जो टैग हुआ तो वो किस में हुआ, वो उनके डीएनए में हुआ। तो इन्होंने ये पाया कि ये जो फेज बैक्टीरिया जो थे उनका वो जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं बैक्टीरिया, जो फेज बैक्टीरिया वायरस जो थे, T2 वायरस जो थे, वो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जहां पर S है यानी सल्फर जहां पर है वो वहां पर वो उनको दिखाई नहीं, वो नहीं मिला, और जहां पर P था वो मल्टीप्लाई करता हुआ मिला, जिससे ये सिद्ध हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल हमने किसको किया, फास्फोरस को। फास्फोरस यानी जो डीएनए में उपस्थित है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो फास्फोरस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट वीडियो डीएनए के स्ट्रक्चर से संबंधित है, जो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड। ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है मैंने यूट्यूब से वो किया, ज्वाइन लिया है इसको। यहाँ पर आप देखो, ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ये है फॉस्फेट और राइबोस बैकबोन, और ये जो दिख रहे हैं ये वाले यानी वायलेट कलर के जो दिख रहे हैं ये है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं इसका जरा यहाँ पर देखो, 3 डायमेंशनल इसका डायग्राम देखोगे, इसका चित्र देखोगे तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पर जो इस पे ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये कहलाता है मेजर ग्रुप, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। जहाँ पर डिस्टेंस कम दिख रहा है वो कहलाता है माइनर ग्रुप। ठीक है, अब जरा देखो, ये इसको हम डिफ्रेक्शन करके देखते हैं, अलग अलग करके एक एक करके सबको देखते हैं। अब यहाँ ठीक है, ये होती है फॉस्फेट और शुगर की। देखो ये है फॉस्फेट जिसमें एक सेंटर मॉलिक्यूल और ये 4 उसके ये दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन। ये है शुगर मॉलिक्यूल, ये व्हाइट वाले जो दिख रहे हैं ये शुगर दिख रहे हैं ना, यानी डीऑक्सीराइबोस। अब यहाँ देखो, ये पहले सबसे पहले ये ऐसे चेन बनती है, इसमें क्या है, ये एक राइबोस और फॉस्फेट की चेन है, और उसमें ये यहाँ पर कनेक्ट, ठीक है, ये हो गई एक बैकबोन और उसमें ये हो गया राइबोस। तो पहले बनता है क्या, एक न्यूक्लियोटाइड चेन पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर चेन बनती है। ठीक है, ये पॉलीमर पूरी इस प्रकार से, और ये ऐसी सर्कुलाकार की, ये मतलब स्पाइरल होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल के टेंशन की वजह से ये स्पाइरल होते हैं। आप एक सीधे सीधे रस्सी लो और उसमें बहुत सारी लकड़ी को बांध दो और उसके बाद ऐसे करके अब छोड़ दो, देखना अपने आप को गोल घूम जाए। ये देखो ये ऐसा होता है। अब ये क्या होगा कि दूसरा स्ट्रैंड जो होगा उसके साथ ये यहाँ पर ज्वाइन करेगा। तो ये जो ज्वाइन करेगा तो ग्वानिन हमेशा किसके साथ होगा, साइटोसिन के साथ। थायमिन हमेशा किसके साथ होगा, एडेनिन के साथ। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया साइटोसिन, ये हो गया ग्वानिन। अब इन दोनों के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनते हैं किसी के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। वैसे ही एडेनिन और थायमिन को हम देखते हैं, तो ये हो गया एडेनिन और ये हो गया थायमिन। इनके बीच में यहाँ पर बना एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये चेन जो होती है वो लंबी होती चली जाती है इस प्रकार से। ये इसका 3 डायमेंशनल इस प्रकार से। अब ये देखो यहाँ पर
ये जो डिस्टेंस मैं आपको बता रहा था, डिस्टेंस हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम का यहाँ से यहाँ तक रहेगा। और इसमें यहाँ से लेकर के ये पूरा ये यहाँ तक, ठीक है। यानी एक साइकिल जो होगा, यहाँ से हम शुरू करते हैं तो एक साइकिल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइकिल जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहां पर 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो होगी वो होगी कितनी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है। ये होता है, ये जिनका मैंने लिया था उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो एजेंशियल सेल बायोलॉजी सेकेंड एडिशन, जहाँ से मैंने इसको, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।